उसको सोचो कि आपका जो एग्जामिनर है, he is just not this person के who would you know just think about it कि हाँ नहीं मेरा फर्ज बनता है मैं पूरा पेपर पढूं। उसको इंटरेस्ट आएगा आपके पेपर में तो वो आपका पेपर पढ़ेगा। उसको लगेगा पहले तो वो पेज खोल के चेक करता है इसने कितने लंबे अल्फाज लिखे हुए और किस तरह पेपर लिखा हुआ है, फिर वो पढ़ना शुरू करता है। तो जब वो पहले ही देखेगा को इसने तो इतने पेजेस भरे हुए हैं, तो आपका इंप्रेशन कैसे जाएगा? एज अ bureaucrat you would be prolonging your speeches, you would be prolonging your introductions to your superior, so examiner has to see it that way. You need to keep your point of view brief. अब सबसे मुश्किल काम ही है, लंबा लिखना बहुत आसान है, ब्रीफ लिखना, कॉम्पोजिट लिखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप 3 घंटे के अंदर इतना ज्यादा डाटा ऐसे ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमने सबसे पहले ये बात डिस्कस की कि ऐसे एग्जैक्टली क्या मतलब है, इससे लघवी क्या मायने है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, और व्हाट द एक्चुअल कॉनोटेशन टू द essay is. तो it's basically a literary composition, meaning कि आप एक लिटरेचर का मखसूस मौमा बना के, अब it's very hard उर्दू, but to make you understand कि आप एक लिटरेचर की अल्फाज का मजमुआ बनाते हैं और सेंटेंसेस का मजमुआ बनाते हैं, यानी कि मजमून के तौर पे, मगर उसके अंदर आप एक्सप्रेशन करते हैं। किस चीज का एक्सप्रेशन करते हैं? आप प्रॉब्लम का एक्सप्रेशन करते हैं, आप अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, ठीक है? पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, ठीक है? मतलब आप एक इमोशनल अफेक्ट डाल देते हैं अपनी उस राइटिंग के अंदर, ठीक है? वो ना सिर्फ एक लिटरेचर की कॉम्पोजिशन रहती है, बल्कि उसके अंदर आपका ओपिनियन भी आ जाता है, आपके इमोशंस भी आ जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ जाती है। आप एज अ राइटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी और रीडर के सामने किस तरह से साबित कर रहे हैं, किस तरह से उसको रख रहे हैं, अपनी बात को किस तरह से किसी के कानों तक पहुंचा रहे हैं या इमेजिनेशन तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अभी जो मैं बात आपसे लफ्जी कर रही हूँ तो मैं आपके कानों तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ लफ्जों के साथ। एज अ रीडर आप उसकी इमेजिनेशन में पहुंचा रहे होते हो बात के, आप एज अ राइटर कैसा फील कर रहे हो। अब लेट्स सपोज मैं एक चीज लिखती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, और आप अपना एक इमोशनल अफेक्ट, सॉरी, ठीक है, तो आप इस सब के अंदर मैं थोड़ा सा ना, आई एम न्यू टू दिस, कह रहा कोई बात नहीं, इसी तरह आप एक्सप्लोर भी कर लोगे। yeah, अगर आपने so we'll इसको just बड़ा put करना this है here. तो आप इसको हाँ, बस सिंपल इसका बॉक्स को पकड़ के बड़ा कर दो। या हम इसी पे रहते हैं, इधर ज्यादा इजीली आपको समझ आ जाएगी, या हम इसको उठा के ठीक है। इधर डाल देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। आप माउस यूज कर रहे हो तो जी, तो आप इस पर लिख भी सकते हो, लाइक एज अ पेन, पेन के तौर पर भी। अच्छा, आप टाइप कर रहे हो ना, अभी आप टूल्स पे क्लिक करो, टूल्स पे।
आपके लेफ्ट और उस साइड। पेन को सिलेक्ट करके। हाँ, पेन को ओके, सिलेक्ट कर लो, फिर आप इस तरह लिखोगे जैसे आप नोटबुक पर लिख रहे हो। ठीक है। सही है, बट आई फाइंड इट मोर एक्यूरेट। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि बेसिकली ना आप ऐसे का बेसिक मकसद एज अ पेपर वो ये जानना है कि आप एज अ इमोशनली किस तरह की पर्सनालिटी रखते हैं। आप अगर लिटरेचर की कोई कॉम्पोजिशन लिखते हैं उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू किस अंदाज से बयान करेंगे, ख्वाह आप न्यूट्रल रहेंगे या फिर आप इमोशनली वल्नरेबल पर्सनालिटी हैं और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू असर्ट करेंगे। आपके ऐसे के अंदर हर चीज की अक्कासी होती है बेसिकली, कि आप असर्टिव तो नहीं, आप कहीं बहुत ज्यादा इस मतलब नार्सिसिस्टिक कैफियत के मालिक तो नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एज अ ब्यूरोक्रेट यू हैव टू बी रियली हम्बल। दैट इज द फर्स्ट trait of a bureaucrat. Other things come later. So you have to be really humble in your public gathering, in with your colleagues and with your surrounding people, because you are not just serving the government, you're also serving morality as a moral servant. So जो एग्जामिनर आपकी बेसिक चीज चेक कर रहा होता है वो आपकी नॉलेज तो चेक कर रहा होता है, मगर उससे भी ज्यादा वो आपके एक्सप्रेशंस को चेक कर रहा होता है। आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे किस एक्सप्रेशन के साथ सॉल्व करते हैं, आप अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को किस तरह से साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको सुनो। नहीं तो या आपकी राइटिंग में वो पढ़ता है, उसको समझ आती है एग्जामिनर को, क्योंकि वो ना सिर्फ एक एग्जामिनर है बट ही इज आल्सो ट्रेन्ड पीपल, you know he do know no sorry he do know about people who would be um, giving different kind of personal point of views and would have different emotional practices in their words, because words are the first thing which actually communicate your personality. That is the first thing. तो आप अपने अल्फाज में ही लिख रहे हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू में अपने अल्फाज में लिख रहे हो, आप अपना जो है इमोशन लिख रहे हो। क्योंकि अक्सर ऐसे टॉपिक्स आते हैं कि जिनके अंदर आपको नॉलेज कम और आपको अपना ओपिनियन ज्यादा लिखना होता है। तो वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपने सिर्फ डाटा डाल देना है और वो बस दैट्स इट, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू टू गिव योर ओपिनियन। हाँ, मगर अगर आप उसमें अपना छोटा सा एक ओपिनियन डाल देते हो तो वो एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है कि इसने यहाँ पे भी अपना कोई ना कोई ना, मगर वो आपने ऐसे की नौयत को समझना होता है। तो वो मैं आपको आगे टाइप्स ऑफ ऐसे में ना एक्सप्लेन कर दूंगी। ये तो आपका बेसिकली मीनिंग हो गया ऐसे का, आपने क्या लाइक ऐसे को करना कैसे है। ठीक है, अब बेसिकली जो है ना, आपने करना ये है कि आपने 3 पॉइंट्स बनाने हैं अपने ऐसे के अंदर। माइंडसेट में कॉनोटेशन में ये रखना है कि आपने ना सिर्फ उसको ऐसे को ऐसा करना है, बेसिकली आपने अपने एग्जामिनर को ऐसे समझना है कि ही हैज नो नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक। अगर आप ये सोचोगे ना कि नहीं एग्जामिनर को तो पहले पता होगा, तो मैं अगर इसको ये चीज बता दूंगा तो ये तो मेरी नॉलेज के खिलाफ होगी, कैसा लगेगा कि मुझे नॉलेज नहीं है या मैं जाहिल हूं या मैं कुछ इस तरह से हूं। नहीं, आपने सबसे पहले अपने एग्जामिनर को एज अ ह्यूमन बीइंग समझना है, उसको समझना है कि उसको इस टॉपिक के बारे में नहीं पता, मगर जिस तरह से आप उसको उस टॉपिक के बारे में बताओगे उसको वही नॉलेज पता चलेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि उसके पास एज एन एग्जामिनर
अभी फिलहाल इस टॉपिक पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई डाटा नहीं है। वो आपका पेपर पढ़ेगा तो उसको डाटा मिलेगा, अगर वो आपका पेपर नहीं पढ़ेगा तो उसको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है। तो आपने उसको तीन चीजों के थ्रू जो है ना अपने ऐसे में इम्प्रेस करना है, which I learned। Not to just, अच्छा ये मैं आपको पहले बताती हूँ, बाद में बताती हूँ। Let's discuss some points which you need to include in your essay। ठीक है। अच्छा, आपका ऐसे जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि आपने अपने एस्से के अंदर एग्जामिनर को अपना डाटा A to Z बयान करना है, एक कहानी की तरह लिखना है, एक स्टोरी की तरह बताना है कि जैसे उसको नहीं पता कि वंस अपॉन अ टाइम व्हाट हैपेंड टू अ प्रिंसेस। यू नीड टू टेल दैट वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंगडम एंड अ प्रिंसेस लिव्ड ओवर देयर। अब अगर आप डायरेक्टली स्टार्ट करोगे, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आप डायरेक्टली स्टार्ट करोगे, द प्रिंसेस was really stressed because she was locked in a tower। अब इससे पहले की जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे पता चलेगी एग्जामिनर को? उसको, ठीक है उसने रपंजल 100 दफा पढ़ी होगी, उसको पता होगा, उसके पास ये नॉलेज होगी, मगर जो आपका इम्प्रेशन उसके ऊपर जाएगा, वो कहेगा कि ठीक है मैंने पढ़ी हुई है, मगर इसके पास क्या मतलब इतना टाइम नहीं था कि ये मुझे एक्सप्लेन कर सकता उसका बैकग्राउंड। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपने बताना है कि once there was a kingdom, there was the king and the queen who did not had any child and they were having a child and वो सारी कहानी, ठीक है आपने पहले बताना है, और उसको एक बहुत ही जो है छोटे से पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करना है, ताकि उसको डाटा बैकग्राउंड का और इंफॉर्मेशन आपकी का पता चल जाए कि आपने ये इंफॉर्मेशन उसको बताई है। आपको सॉरी ये इंफॉर्मेशन है और आपके पास ये बैकग्राउंड है, और फिर आपने आगे अपनी स्टोरी बिल्डअप करनी है। ठीक है। अब इट्स ऑल अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू, एज आई मेंशन्ड कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्या आप अ, मतलब कहा जाता है कि का ये भी हो सकता है पॉइंट ऑफ व्यू के इट इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी because there are no witches, and if there are witches and people who do curses and who do this kind of black magic and stuff, they can harm us। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कहानी एक ही है, मगर वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा है, वो जानना चाह रहा है कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो। क्योंकि देखें, लाखों बच्चों ने उस टॉपिक के बारे में लिखना है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे उनसे मुनफरिद होगा, कैसे डिफरेंट होगा, दैट मैटर्स। अब उसमें इंफॉर्मेशन सारे एक जैसी लिख रहे हैं, उसमें कहानी एक ही है, मगर बात कहाँ से बदलती है, जो पॉइंट्स आप इंक्लूड करते हैं उसके अंदर। ठीक है। पॉइंट्स आपके जो हैं, नंबर 1, टोटली ओरिजिनल होने चाहिए। ऐसा नहीं है, अब कुछ बच्चों को ऐसा भी लगता है कि एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि मैं फलाने
का डाटा उठा के अपने नाम से लिख देता हूँ इसको ऐसे के अंदर, क्योंकि उसने रट्टा मारा होता है और उसे लगता है कि ये प्लेजराइज्ड डाटा उसको नहीं समझ आएगा। मोस्टली लिटरेचर वाली साइड पे भी हो सकता है, मगर अक्सर और बेशतर दूसरे टॉपिक्स में भी होता है। आगे मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगी ना, तो उसमें आपने अपनी स्ट्रेंथ देखनी है कि आप किस तरह का ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ लिटरेचर वाली साइड पे हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज के ऊपर हो सकता है आपकी साइड जो है वो किसी और टॉपिक की तरफ हो। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो है ना वो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अच्छा, तो ओरिजिनल होना चाहिए आपका आइडिया, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए आपकी जो है इंफॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, आप जो भी लिख रहे हैं वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक हो। ऐसा ना हो, कुछ ऐसे भी बच्चे करते हैं, मोस्टली करते हैं, ऐसे की बुक उठा लेते हैं एकेडमीज की और रट्टा मार लेते हैं उनका। ठीक है, अब या फिर उन्होंने जो अपने मॉक टेस्ट में और अपनी प्रैक्टिसेस में जो भी एसेज लिखे होते हैं, सही, वो सारे छापा छपाई हो जाती है। ठीक है, तो एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है आपका। ये आप सिरे से ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप अपने एग्जामिनर को बेवकूफ बना लेंगे और आप इधर से उधर से जुगाड़ करके कोई ना कोई पेपर में कर देंगे, कारनामा सर अंजाम दे। उससे होता ये है कि ना, समटाइम्स ओवर एफिशिएंसी कॉस्ट यू अलॉट। तो ओरिजिनल रखें अपने डाटा को और ऑथेंटिक रखें, उसके अंदर ब्रीफनेस रखें, ब्रेविटी रखें। ठीक है, इतनी लंबी कहानी मत दें, उसका इतना लंबा बैकग्राउंड मत दें। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हैप्पीली मैरिड king and a queen and this and that. ठीक है, just giving an example, that is what is coming to my mind, and very self explanatory। ब्रीफ रखें, ब्रेविटी रखें अपने पॉइंट्स के अंदर। इतने लंबे पॉइंट्स मत डालें कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर 1947 से शुरू है और 1947 में ये हुआ, 1948 में ये हुआ, 1971 में ये हुआ, फिर उसके बाद 1971 के बाद 1996 में ये हुआ, फिर 1965 में ये हुआ। मतलब आपने अपने पॉइंट्स को बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, उसके टॉपिक को समझना है और उसके टॉपिक की नौयत को देखते हुए कितना डाटा देना है और किस तरह से देना है, ब्रीफली देना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, बच्चे पेज भरने लग जाते हैं। पेज भरने से ये होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि इसके पास इतनी काबिलियत नहीं है कि ये इस दरिया को कूजे में बंद कर दे। समझ रहे हो? आपके पास जब आप सर्विसेज में जाओगे इंशाल्लाह, तो आपके पास पहले टास्क ही ये होंगे, आप आपसे जो होगी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको उस लेवल पे आ रही होगी, इंफॉर्मेशन लेवल पे आ रही होगी, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आ रही होगी या किसी भी लेवल पे आ रही होगी, ऑफिशियल लेवल पे जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होगी ना, उसको आपने ब्रीफली अपने सुपीरियर को एक्सप्लेन करना होगा। तो इट्स नॉट जस्ट एन एग्जाम, it's about your training to be that person in future who would explain to his superior in very brief manner कि सर ये information आई है हमारे पास, this is our data regarding our national security, this is our data regarding our economic security, this is our data regarding our human security, and we need to take action this way। ठीक है, so essay is just not like you're just writing it out. It's something you need to be
you know, telling to the world ke I can write about this topic. No. See it in a way कि you need to briefly explain your point of view. आपके पास टाइम कम है, आपके पास अल्फाज कम है. Let's suppose I give you just 1 to 2 minutes to explain your personality or give an introduction to yourself. Would you be able to do that? Have you practiced enough? Have you put yourself in that certain shoe where you can give your strengths, weaknesses, introduction in just 1 to 2 minutes? It's just like that, just an example. So you need to keep your information brief. That is what I have done. And the point is that कि हमारे पास आज की दुनिया में हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, तो इस चीज से अंदाजा लगाओ कि हमें टाइम नहीं मिलता ज्यादा डाटा पढ़ने का. हमें मोनोटनी लगती है. मोनोटनी से मुराद के हमें बुरा लगता है कि यार मुझे बस ना 2-3 मिनट में कोई बस जल्दी जल्दी से इस चीज को एक्सप्लेन कर दे. हमने नहीं मोनोटनस किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी के जिसमें इतनी किताब 100 पेजेस की 500 पेजेस की पढ़नी पड़े. चैट जीपीटी का दौर है. हम चाहते हैं कि हमें आंसर्स जल्दी जल्दी मिल जाएं. आपका एग्जामिनर भी है, वो भी यही कहता है कि भाई मेरे इतने ज्यादा पेपर नहीं चेक करने. ठीक है, मुझे पैसे मिलते हैं मगर इतने भी पैसे नहीं मिलते कि मैं पूरा पेपर बैठ के पढूं. तो एज अ ह्यूमन देखो इसको, उसको सोचो कि आपका जो एग्जामिनर है, ही इज जस्ट नॉट दिस पर्सन के हु वुड यू नो जस्ट थिंक अबाउट इट के हाँ नहीं मेरा फर्ज बनता है मैं पूरा पेपर पढूं. उसको इंटरेस्ट आएगा आपके पेपर में तो वो आपका पेपर पढ़ेगा. उसको लगेगा पहले तो वो पेज खोल के चेक करता है इसने कितने लंबे अल्फाज लिखे हुए और किस तरह पेपर लिखा हुआ है, फिर वो पढ़ना शुरू करता है. तो जब वो पहले ही देखेगा को इसने तो इतने पेजेस भरे हुए हैं, तो आपका इंप्रेशन कैसे जाएगा? एज अ ब्यूरोक्रेट यू वुड बी प्रोलॉन्गिंग योर स्पीचेस, यू वुड बी प्रोलॉन्गिंग योर इंट्रोडक्शंस टू योर सुपीरियर. So examiner has to see it that way. You need to keep your point of view brief. अब सबसे मुश्किल काम ही है. लंबा लिखना बहुत आसान है, ब्रीफ लिखना, कॉम्पोजिट लिखना बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि आप 3 घंटे के अंदर इतना ज्यादा डाटा ऐसे ही फॉर्म में नहीं लिख पाते. ठीक है, फिर आपको खुद से शिकवा होता है, आपको ये शिकायत रहती है कि मैं इतना ज्यादा डाटा जानता था मगर मैं लिख नहीं पाया. वो असल में ये मसला नहीं होता. असल में मसला ये होता है आपकी प्रैक्टिस कम होती है. आपने इतना लिखा नहीं होता है कि आपको दरिया को कूजे में बंद करना आता हो. तो हम प्रैक्टिस करेंगे. We would make our original stuff. We would make brevity in our content, inshallah. And हम अपनी जो राइटिंग होगी ना उसमें जो बहुत इमिनेंट एंड इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज we need to reflect. Yeah, we need to reflect our positive personality. आग लग गई, नुकसान हो गया, बम धमाके हो गए, नुकसान हो गया, जानी नुकसान हो गया, फलाना नुकसान हो गया, फलाना नुकसान हो गया. बताओ इससे ये हुआ, उससे वो हुआ. ये फैक्ट्स हैं आपके. मगर you need to put up a positive perspective to your, you know, um, positive perspective to your essay. ठीक है, otherwise you won't be able to grab the examiner's attention. ठीक है, तो कहने का मकसद ये है
आपने ऐसा कोई सेंटेंस नहीं लिखना which is against the foreign policy. First rule, you don't have to target any institute in your writings. के आप अगर लिखते भी हो ना जुडिशियल इनजस्टिस के बारे में, आप जजेस को बुरा भला कहते हो, आप एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हो, तो एक तरीके से कहते हो, बुरा भला नहीं कहता है। आपने कहना है, आपने इंस्टीट्यूशन को टारगेट नहीं करना, डायरेक्टली नेम नहीं करने। यू डोंट हैव टू। ये ऐसा ही है कि आप जैसे महफिल में बैठे हुए और आप उंगली उठा रहे हो, आपने किसी की तरफ, यू डोंट हैव टू रेज फिंगर्स बिकॉज दैट वुड क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑफ यू एज अ पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट से मतलब कि आप मनफी सोच रखते हो, तो आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट बताना है चीजों का। हाँ ठीक है, जुडिशियल इनजस्टिसेस हो रहे हैं, मगर वो इसलिए हो रहे हैं कि आपके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जुडिशरी का इतना क्रेडिबल नहीं है। सो द गवर्नमेंट शुड work more on judicial management. Establishment has to step into the local vicinity and solve local and domestic issues because of the communication gap of our authorities and governance, and there is more trust of forces over the locals than over the police or any authority. Not even mentioning police, just an example. ठीक है, so you need to be very very particular in your words कि यार you're not targeting any institute, you're not targeting any specific department कि ये इसका गुनाह है। ये इसी तरह है कि हम सारे बहन भाई हैं और आप एक बहन भाई के ऊपर सारा इल्जाम नहीं डाल सकते। आप कह सकते हो अच्छा इस बहन या इस भाई ने ये गलती की थी, और सारे बैठ के इस चीज को डिस्कस करो और इस चीज का हल निकालो। ऐसा नहीं है कि नहीं, अब इस बहन ने, इस भाई ने तो गलती की है और इसने तो कानून की खिलाफ, सॉरी कानून की नहीं, इसने तो कानून से अपने आप को बालादस्त समझा है, तो इसको कत्ल कर देना चाहिए, इसकी ऑनर किलिंग कर देनी चाहिए क्योंकि इसने वो काम नहीं किया जो इसको करना चाहिए था। है तो आपका बहन भाई ना, गलती हो गई, आप उसको माफ कर दो, उसको समझाओ, उसको उसके लिए कोई सोल्यूशन निकालो। मार तो नहीं सकते ना आप। तो इसी तरह आपके जो डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एज अ ब्यूरोक्रेट यू कैन नॉट किल देम, यू कैन नॉट eliminate them because they are part of your governance. उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर इश्यूज हैं, but still they are part of you. So you don't cut off or amputate the part of yourself ना। आप अपने हाथ बाजू टांगे तो नहीं काट देंगे ना, आप ये तो नहीं कहोगे। कहने का मकसद ये है, मैं इसलिए इस चीज को इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये माइंडसेट ना बहुत मुश्किल से दिमाग में ये चीज आती है, क्योंकि हम रोजमर्रा जो है ना बस इसी कैफियत में होते हैं और एक दूसरे को बस यही बता रहे होते हैं, नेगेटिव 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 सुन रहे होते हैं। हुकूमत ने ये कर दिया, हमारे मीडिया ने हमें ये ट्रेन किया हुआ है कि आज इतना कत्ल हो गया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, आज ये हो गया, फलाने इदारे ने कुछ नहीं किया। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल, ये सारे बायसेस को ना साइड पे रखना पड़ेगा। यू हैव टू मेक योर ओन विजन, यू हैव टू मेक योर ओन पॉजिटिव पर्सनालिटी के हमारे जिस्म का हिस्सा है
A government is run by institutes. It is not run by individuals. It is run by institutes. So, institutes are part of it and individuals are part of it. So, you can maybe blame individuals, but you cannot blame institutions. ठीक है? आप कह सकते हो कि मतलब कि हाँ, इस केस में किसी इंडिविजुअल का जो था वो अ, अच्छा नहीं था बिहेवियर, इस इंडिविजुअल ने अपनी पोस्ट को एक्सप्लॉइट किया, इस इंडिविजुअल ने अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाया, मगर आप ये नहीं कह सकते कि जो है फौज सारी ऐसी है या ये सारा ऐसा है। इवन के यू कैन नॉट टारगेट, मतलब मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि यू डोंट पिक चेरी पिक पर्सनालिटीज एंड टारगेट इट कि जिया ने ऐसे किया और याह्या ने ऐसे किया और नवाज शरीफ ने ऐसे किया और इमरान खान ने ऐसे किया। You have nothing to do with that. You are a bureaucrat. The government and MNAs and prime ministers would come and go. That's not your concern. You're serving your government, you're serving your nation, and the only thing you're concerned about should be that how you serve your nation. ठीक है? So that should be the points you need to include while writing your essay. ठीक है? अब इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर हम देखें, एसे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, मतलब ये एसे किस तरह इवॉल्व हुआ। सॉरी, अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि मतलब किस बला का नाम है और ये इजाद कैसे हुई थी। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हम इस बला को कैप्चर कैसे करेंगे, हम इसका हल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये इंट्रोड्यूस की थी मॉन्टेग्यू ने। ठीक है, और मॉन्टेग्यू ने इसका नाम दिया था एसेस। ठीक है, और चूंकि वो फ्रेंच था तो आई डोंट एग्जैक्टली नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। ठीक है, कुछ ऐसे ही प्रोनाउंस करते थे, एसेस। ठीक है, और ये बेसिकली फ्रांस में उसने इंट्रोड्यूस करवाया था ये फॉर्म ऑफ लिटरेरी राइटिंग। फ्रांस में उसने इंट्रोड्यूस करवाया था बैक इन 1580s। ठीक है जी, यानी कि ये लिटरेचर राइटिंग 1580s से लिखी जा रही है। और बेसिक मकसद क्या था, उस टाइम पे फ्रांस के अंदर ना बाइपोलराइजेशन हो रही थी। बाइपोलराइजेशन हो रही थी इसका मतलब ये है इससे पहले फ्रांस के अंदर बाइपोलैरिटी नहीं थी। बाइपोलैरिटी से मुराद के दो पॉलिटिकल ओपिनियंस नहीं थे। ठीक है, अब चूंकि दो पॉलिटिकल ओपिनियंस थे और
दो पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो उससे हो ये रहा था कि लेमैन जो था ना, आम आदमी, वो हो रहा था कंफ्यूज। वो कंफ्यूज हो रहा था कि यार मैं समझूं कैसे इस मैनिफेस्टो को, इनके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को मैं समझूं कैसे, क्योंकि पहले तो एक ही पार्टी होती थी, एक ही पॉलिटिकल व्यू होता था। तो उनके लिए इजी होता था, फ्रेंच लोगों के लिए, कि हाँ चलो ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाना है, देयर इज जस्ट वन गोल, दैट्स इट। अब ये बेसिकली राइटिंग क्रिएट इसलिए की गई थी ताकि वो जो ले मैन है वो अंडरस्टैंड कर सके पॉलिटिकल फिलॉसफी को। ठीक है। पॉलिटिकल फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करने के लिए जो पीस ऑफ राइटिंग बैक इन 1580s लिखी जाती थी, उसको क्या कहा जाता था? एसेस। ठीक है। तो इट वाज क्रिएटेड फॉर लेमैन, or you can say to get understanding of political philosophy. Okay? बट ये किस फॉर्म में थी? इट वाज बेसिकली अ लिरिकल कॉम्पोजिशन। लिरिकल कॉम्पोजिशन उस टाइम पे भी लोग, अब सोचो उस टाइम पे भी लोग जो थे वो बिजी रहते थे, टाइम उनके पास बहुत होता था, मगर पॉलिटिक्स के लिए उनके पास इतना टाइम नहीं होता था। आज के दौर में भी यही है। तो लोग कहते थे मोटा मोटा बता दो भाई हमें कि क्या चक्कर, क्या है मामला, क्या है, क्या माजरा, क्या है इस पॉलिटिक्स का। तो लिरिकल कॉम्पोजिशन की फॉर्म में उनको समझाया जाता था पॉलिटिकल फिलॉसफी। और ये पहली राइटिंग थी जिसको इनफॉर्मल तौर पे, इनफॉर्मल स्टाइल में, लाइक अ नॉन सीरियस टोन, मतलब सीरियसनेस नहीं थी, क्योंकि पॉलिटिकल फिलॉसफी हमेशा सीरियस टोन में और पॉलिटिकल एजेंडा हमेशा सीरियस टोन में कहा जाता था और बहुत ही फॉर्मल जुबान में बयान किया जाता था। और बिकॉज इट वाज फॉर द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और सिर्फ एक लग्जरी थी टू हैव अ पॉलिटिकल फिलोसफिकल माइंडसेट। आम इंसान के लिए जरूरी नहीं था कि वो पॉलिटिकल फिलॉसफी को जाने या वो पॉलिटिक्स के बारे में जाने। तो उनके लिए ये पहला इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग इन अ लिरिकल कॉम्पोजिशन इजाद किया गया। ठीक है जी। लेकिन जो ऐसे है वो तो फॉर्मल होता है ना। आपको इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता रही हूँ। अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया? कोई सवाल, कुछ पूछना है आपने? नहीं, अभी तक सब समझ आ रहा है। अच्छा जी। राइटिंग प्रोसेस क्या है, ये आपका बैकग्राउंड हो गया।
ठीक है, पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया आपने क्या इंक्लूड करने हैं। अच्छा, जो चीजें आपने अम, नहीं करनी अपने ऐसे में, वो सिर्फ तीन मखसूस चीजें हैं जो आपने नहीं करनी। आपने उसको पढ़ाने नहीं लग जाना। यू डोंट हैव टू टीच द एग्जामिनर के ए बी सी डी ई एफ और 2+2 = 4। आपने उसको पढ़ाना नहीं, ठीक है। आपने उसको प्रीच भी नहीं करना। मकसद क्या, आपने उसको मोरालिटी सेंट बन के ये नहीं बोलना कि हमारे इस्लाम में ये है और हमें ये करना चाहिए और मोरालिटी ये कहती है और हमें इस्लामी शरिया को नाफिज करना चाहिए और हुकूमत को, मुस्लिम उम्मा को एक करके, तो हमें अल्लाह के पैगाम को फैलाना चाहिए। और प्रीच से मुराद ये भी कि हम एज अ नेशन क्या कर रहे हैं, हमें जागना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। इस तरह की प्रीचिंग्स आप नहीं बता सकते एग्जामिनर को। एग्जामिनर वुड लाफ एट योर पेपर। ही वुड बी लाइक, आप मतलब वो उसी कैफियत में होंगे, मतलब किसको बता रहे हो, हु यू आर टेलिंग इट टू। और तीसरी और फॉरमोस्ट चीज जो है, हम इधर लिखते हैं आपके लिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हर स्टूडेंट करता है, persuade. Do not force the examiner in your words to agree to your points. Do not persuade him. अब इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, persuasion and convincing are two different words. Persuasion is that you make assertive point of view that my point of view is correct, and convincing is that I agree to your point of view, but I doubt about it, and my point of view is this, so you can look into it. Getting my point? I agree to disagree to your point of view, and I have, this is like in a conversational setting I'm telling you about. But when you're writing, you have to be very specific in a convincing tone. You don't have to be persuasive. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि persuasion से मुराद मेरी ये है कि हो सकता है 2+2 = 4 ना हो सकता है कि 2+2 = 5 हो, बट मैं चूंकि फैक्ट्स के साथ बात कर रही हूँ तो आई एम सो इन माई ओन ऑरा, मैं अपनी ही धुन में हूँ। मैं उसे कह रही हूँ नहीं, क्योंकि मुझे पता है 2+2 = 4 है, तो आई वुड बी हैविंग दिस फॉर्मूला, फिलिंग द गैप ऑफ इंफॉर्मेशन कि नहीं, 2+2 = 4 होता है, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है वो तो यही कहता है। दिस इज परसुएशन। कि यार, कोई बंदा अगर आपको आके कहे कि नहीं 2+2 = 5 है, तो आप तो बोलोगे नहीं,
पागल हो? 2 + 2 5 नहीं हो सकता। फैक्ट्स ये बताते हैं, फिगर्स ये बताते हैं। मगर आपका टोन ऐसा होना चाहिए ना, इफ यू आर टेलिंग, इफ यू आर ट्राइंग टू परसुएड, तो आप इस तरह कहोगे। दो किस्म की होती है ना टोन, परसुएशन और कन्विंसिंग। तो कन्विंसिंग में आप ये कहोगे, अच्छा, आप मुझे प्रूफ करके दिखाएं कि 2 + 2 5 होता है, और मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ 2 + 2 4 होता है, एंड लेट्स सी। ठीक है? तो आप ऐसा कहते हो। अक्सर पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं कि जिनमें आपको दोनों पॉइंट्स लिखने होते हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज लिखने होते हैं, और फिर आप कहते हो कि नहीं, 2 + 2 4 इज द राइट आंसर, और 2 + 2 = 5 इज द राइट आंसर। ठीक है? मगर आप बताते दोनों फॉर्मूलाज हो, दोनों तरीके से सॉल्व करते हो, क्योंकि एज अ मैथमेटिशियन यू नो दिस बेटर कि देर इज जस्ट नॉट वन फॉर्मूला, देर इज जस्ट नॉट वन वे टू गेट आंसर्स. That is what I know about maths. Same goes with theory, same goes with any phenomenon in this world. There is just not one path. So you need to accept the other one's opinion, you need to accept the other point of view, and आगे जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, आई वुड टेल यू कि हाउ टू पुट डिफरेंट, यू नो, आपके पास डिफरेंट केस स्टडीज होते हैं, आपके पास डिफरेंट थ्योरीज होती हैं जिनकी इम्प्लीकेशन होती है, आपके पास डिफरेंट डाटा होता है जिसको आप एक्सप्लेन करते हो, और फिर आप बोलते हो कि अच्छा, ऐसा सारा पीछे जो बैकग्राउंड है, तो उससे आपका मतलब हाइपोथेसिस ये था, आपका एक्सपेरिमेंट आपने ये की, और आपका जो है आगे कंक्लूजन ये निकल रहा है। ठीक है? इट्स जस्ट लाइक दैट आई वुड एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट एन ऐसे। आपका जो थीसिस स्टेटमेंट होता है वो आपका हाइपोथेसिस स्टेटमेंट भी होता है, सॉरी, आपके थीसिस स्टेटमेंट के बाद आपका हाइपोथेसिस स्टेटमेंट आता है कि ये आपका प्रॉब्लम है। इसके बाद थीसिस, आपका हाइपोथेसिस क्या है, आप क्या सोचते हो इस प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है? आपको क्या लगता है इस प्रॉब्लम के बारे में, आप इसके बारे में अपना हाइपोथेसिस क्या दोगे। फिर आप जो है अपनी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हो, और फिर आप एट द एंड छोटा सा बताते हो उसको एक ऐसा सेंटेंस में कि जिससे वो आपके सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए आपकी पूरी जो कोशिश, आपने जो काविश की होती है लिखने की ऐसे की, वो पढ़े। ठीक है जी? ओके, अब हम आ जाते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया? ये मुझे आ गई समझ। हम राइटिंग प्रोसेस पे चले जाते हैं अब। अच्छा जी, राइटिंग प्रोसेस आपका जो होता है वो बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड होता है। ठीक है? एक होता है, सबसे पहला आपका होता है प्री राइटिंग फेज, है ना? दूसरा आपका होता है राइटिंग फेज।
और तीसरा सॉरी, सॉरी, चार फेजेस होते हैं। तीसरा आपका होता है रिव्यूइंग, एंड एडिटिंग। ठीक हो गया जी। और आपका लास्ट फेज होता है री राइटिंग। If you're not doing this, you're doing everything wrong. So don't think this is a skippable step. Okay? सही हो गया। इसको जरा खूबसूरत सा कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा। अच्छा, मुझे तो नहीं लिखना आता, तो मैं इसलिए ट्राई नहीं कर रही हूँ। बट लेट्स ट्राई। अच्छा, प्री राइटिंग में सबसे पहले तो आप क्या करते हैं